सब हम आगे पढ़ते हैं। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो अपनी लास्ट थियरी थी सॉल्वेंट इफेक्ट, उसके बाद अब ये थियरी है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में, जिसका मैंने कुछ ये वर्ड आपने सुना था ट्रांजिशन के दौरान, शिफ्ट के दौरान जब एक्सप्लेन की थी तब। सो पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज क्रोमोफोर। सो क्रोमोफोर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। क्रोमोफोर मतलब क्रोम इट मीन्स अ कलर, फोर मीन्स अ फंक्शनल ग्रुप और अ ग्रुप। सो अ ग्रुप विच कंटेन्स अ कलर, मतलब जिसका खुद का एक कलर रहता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। तो वो जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो उसको अपना खुद का एक कलर दे देता है, तो कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं हम क्रोमोफोर। और जब क्रोमोफोर किसी के साथ जुड़ता है तो देखो अब उसका खुद का कलर है, जब वो किसी के साथ जुड़ा तो उसका खुद का मतलब टोटल जो रिजल्टिंग कलर होगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी, एब्जॉर्बेंस वैल्यू मिलेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेवलेंथ वैल्यू विल डिक्रीज। क्रोमोफोर के साथ अगर आप अपने मॉलिक्यूल की कंपेयर करते हो तो क्रोमोफोर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी वेवलेंथ की, जबकि मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्रोमोफोर सब्स्टिट्यूट हुआ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो इसलिए इसको बोला जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जो क्रोमोफोर की वजह से हमें मिलती है। द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट विच इज जनरेटेड ऑब्जर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। जैसे कौन सा एग्जांपल है, तो ऑल अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स अनसैचुरेटेड है वो सब बोले जाते हैं क्रोमोफोर्स। क्यों, तो आप देखोगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। ये N2 ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले फर्स्ट 2 मिले और बाकी के 2 मिले हमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन वाले। तो मतलब पाई स्टार ट्रांजिशन आपके आ रहे हैं पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार। तो जब वो किसी के साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियस है N2 पाई स्टार तो ऑलरेडी आपका वो डिक्रीज कर रहा है वेवलेंथ, पाई टू पाई स्टार और डिक्रीज करेगा। तो ये बात हुई क्रोमोफोर की जिसमें अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। अब हम बात करें क्रोमोफोर्स, तो ऑक्सोक्रोम्स। सो ऑक्सोक्रोम मतलब पूरा उल्टा क्रोमोफोर्स है, जिनका खुद का कोई कलर नहीं है, जो कलर दूसरे से लेते हैं। सो दे आर कलर टेकिंग ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स। अब वो कलर अपने आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनकी खुद की वेवलेंथ थी, अब जब फंक्शनल ग्रुप आया तब उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस ऑक्सोक्रोम विल शो द बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ये हमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे आप देखो एग्जांपल है OH। अब ये देखो दिस ऑल आर सैचुरेटेड ग्रुप्स, चाहे वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो या इनटू सिग्मा स्टार हो, बट ये सब है सैचुरेटेड ग्रुप, सिग्मा बॉन्डेड। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये सब जो ग्रुप्स रहते हैं वो ऑक्सोक्रोम की तरह उनकी तरह बिहेव करते हैं। अगर इसका मैं सिंपल से आपको एग्जांपल समझाऊं तो ये समझ लो ये पूरा व्हाइट बोर्ड है। सो व्हाइट बोर्ड इज योर ऑक्सोक्रोम, इनका खुद का कोई कलर नहीं है। अब मैं यहाँ पे अब जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लू कलर से लिखता हूं तो ये देखो व्हाइट बोर्ड ने कौन सा कलर ले लिया, AB। अब ब्लैक कलर से लिखता हूं तो व्हाइट बोर्ड लेता है आपका ब्लैक कलर। सपोज मैं रेड कलर से लिखता हूं सो रेड कलर। सो योर ऑक्सोक्रोम रिमेन्स द सेम, ये आपका व्हाइट बोर्ड जो था पूरा वो सेम रहा। चीज क्या मैंने चेंज की, कलर, क्रोमोफोर। तो आप तीनों की तीनों वैल्यू के अंदर देख सकते हो कि एक में आपको रेड कलरेशन मिलता है, एक में ब्लू और एक में ब्लैक। तो जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, क्रोमोफोर चेंज हुआ, कलर चेंज हो जाएगा। अगर इसका सिंपल से आपको एग्जांपल समझना है तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ उसको समझिएगा। एक आपका स्ट्रक्चर है नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप, बेंजीन रिंग। सेकेंड स्ट्रक्चर है एनिलीन, और अगर थर्ड स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो थर्ड स्ट्रक्चर है सपोज फिनॉल। अब अगर आपने कलर देखे हो सबके तो आपको ये समझ में आए कि जो नाइट्रोबेंजीन रहता है वो येलो कलर में रहता है। नाइट्रोबेंजीन का जो कलर दिखता है आपको वो येलो होता है। एनिलीन रेड कलर, डार्क रेड कलर, फिनॉल पिंक कलर। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्या आपकी बेंजीन रिंग चेंज हो रही है या फंक्शनल ग्रुप? तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर ये आपका बेंजीन रिंग मतलब समझ लो ऑक्सोक्रोम हो गया।
अगर इसके ऊपर मैं NO2 ग्रुप डाल रहा हूँ, NH2 ग्रुप डाल रहा हूँ, सॉरी बेंजीन रिंग आपकी क्रोमोफोर्स हो गई। जैसे इसके ऊपर NO2 ग्रुप आया, NH2 ग्रुप आया, OH ग्रुप आया, उसने अपना कलर चेंज कर दिया, NO2 का कलर आ गया उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप कलर इंटेंसिटी देखोगे तो येलो की इंटेंसिटी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, उसके बाद पिंक कलर आएगा, उसके बाद रेड कलर आएगा। तो आप ये देख सकते हो NH2, OH, NR2, अगर ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे अलग अलग ऑक्सोक्रोम्स क्रोमोफोर के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आपकी वेवलेंथ आपको शिफ्टिंग ऑब्जर्व देखने को मिलेगी। तो ये बात थी आपकी क्रोमोफोर्स एज वेल एज ऑक्सोक्रोम के बारे में, जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है अपना। और इसके बाद जो आपकी सिलेबस की नेक्स्ट थियरी है वो है पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थोड़ी भी है, वैसे हमने ये ऑलरेडी पढ़ ली है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ बेंजीन रिंग, अगर मैं इसको बोलूँ तो इसकी वैल्यू, इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इस बेंजीन रिंग के साथ अगर 2, 3 n नंबर्स ऑफ बेंजीन रिंग जुड़ी जाए तो उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल नेप्थलीन, नेप्थलीन हो गए 2 बेंजीन रिंग। अब थर्ड बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं हम, एंथ्रासीन, 3 बेंजीन रिंग्स। अब यहाँ पे हम इसको पाई बॉन्ड के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करूं अगर, तो आपको ज्यादा समझ में आए। क्यों इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अब इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा। जो रीजन रहता है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूवी स्पेक्ट्रम में क्या रोल रहता है वो खास समझना है। अगर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लैम्ब्डा मैक्सिमम अगर याद हुए होंगे तो ये आप समझ पाओगे। जब हम फर्स्ट बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर है, आपके 3 पाई बॉन्ड्स है, दैट्स इट। जैसे ही अब देखो अपना कितने यहाँ पे रूल्स अप्लाई होंगे, फैक्टर्स आएंगे। रिंग इंक्रीज हुई मतलब साइज इंक्रीज, नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज, ये एक पैरामीटर हुआ। सेकेंड पैरामीटर कंजुगेशन इंक्रीजेस, कंजुगेशन मतलब पाई बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होना। जैसे जैसे पाई बॉन्ड भी बढ़े आपकी लैम्ब्डा मैक्सिमम इंक्रीज होगी। थर्ड में देखो और रिंग बढ़ गई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज हो गए, वो भी कंजुगेशन में, एक्स्ट्रा कंजुगेशन में है। सभी के सभी पाई बॉन्ड्स आपके अल्टरनेट पोजीशन पे। तो जिस तरीके से ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, बेंजीन रिंग की नंबर्स सिर्फ बेंजीन रिंग में अंदर पाई बॉन्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, आपकी लैम्ब्डा मैक्सिमम, आपका जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सपोज समझ लो ये आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा है, बेंजीन के लिए है नंबर 1 मॉलिक्यूल। अब यही स्पेक्ट्रम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं सपोज इसके लिए नेप्थलीन के लिए ड्रॉ करूँ तो मेरा स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके का मिल रहा है। देखो वेवलेंथ में शिफ्टिंग हो रही है। और जैसे मैं थर्ड एंथ्रासीन के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज और नंबर ऑफ पीक भी इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे पीक्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे अनवांटेड पीक भी मिले। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 2 टाइप के पीक्स आते हैं, प्राइमरी पीक एंड सेकेंडरी पीक। प्राइमरी पिक्स एंड सेकेंडरी पिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ प्राइमरी पिक का ही पता चले। प्राइमरी पिक का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे जिस आपके पास 3-4 पिक रहते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा उसके एब्जॉर्बेंस मिले उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पिक। बट सेकेंडरी पिक किस लिए यूज होते हैं कि उसको फर्दर कंफर्मेशन करिए कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल बेंजीन है तो उसके अंदर सिर्फ ये प्राइमरी पिक की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझे प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वैल्यू मुझे सेम मिल रही है तो ये मेरा बेंजीन मॉलिक्यूल है। अगर मुझे मेरा नेप्थलीन है तो इतनी मुझे 1, 2 एंड 3 पिक मिलेंगे। बट अगर मैं सिर्फ प्राइमरी पिक के ऊपर स्टिक रहता हूँ, फिक्स उसको मैं अगर कंसिडर करता हूँ तो ये पिक और कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है। तो उस टाइम पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एरर वाला मिलेगा, गलत मिलेगा। तो इस वजह से मैंने बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पिक इंपॉर्टेंट रहते हैं।
और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ सेकेंडरी पिक इंक्रीज होते जाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ आपको मिलती रहेगी। तो ये अब तक बात थी अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और लास्ट जो थोड़ा छोटा सा सेक्शन रहता है दैट इज एप्लीकेशन। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेवलेंथ के ऊपर से। सेकेंड आती है एप्लीकेशन क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन, जो क्वांटिटेटिव मतलब आप एनालिसिस करते हो, स्पेक्ट्रम मिलता है, यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर से आप एब्जॉर्बेंस काउंट करते हो, और आपको पता है बीयर्स लॉ दैट एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सी बीयर्स लॉ ये है अपना। तो ये आपका एब्जॉर्बेंस है, यू नो द वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस है, कंसंट्रेशन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उस कंसंट्रेशन के ऊपर से आप फाइंड कर पाओगे कि कितने अमाउंट में, कितने ग्राम्स के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्युबल किया है सॉल्वेंट के अंदर। सो एब्जॉर्बेंस के ऊपर से आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये हुई क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन। बाकी की जो एप्लीकेशंस रहती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो इम्प्योरिटी एनालिसिस में भी रहती है कि इम्प्योरिटी किस तरीके से आपको अलग अलग पिक्स देते हैं वो। फिर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन रहती है वो केमिकल काइनेटिक स्टडी में रहती है, टाइम बेस्ड स्टडी। मतलब आप काइनेटिक प्रैक्टिकल करते थे जिसके अंदर आपको पिपेट आउट करना होता है, ब्यूरेट से आप आइस डालते हो, ब्यूरेट से रीडिंग करते हो, जबकि इसके अंदर सिंपल सा टाइम बेस्ड में मिक्सचर आप कर दो, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दो और 5, 10, 15, 20 उसके बाद आप कवर्ड के अंदर सॉल्यूशन भरो और उसका एनालिसिस करो। सो यहाँ पे हमारा इतना टाइम बचता है, उतना हमारा हड़बड़ी नहीं रहती, भागना नहीं रहता है, जो आप रूटीन केमिकल काइनेटिक प्रैक्टिकल के अंदर करते हो। फिर नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफिकेशन में। सेम वे में आपको स्पेक्ट्रम मिलता है और उसके ऊपर से आप मॉलिक्यूलर वेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, मतलब आपको पता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप मिक्सचर लेते हो बफर सॉल्यूशन होगा। तो जब आप लेते हो मिक्सचर तो एसिड और उसका कंजुगेटेड बेस रहेगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन पता है, मतलब एब्जॉर्बेंस पता है, उसके ऊपर से कंसंट्रेशन पता चलेगी, उनका रेशियो निकालोगे तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिल सकता है। सो एन नंबर्स ऑफ बहुत सारी जगह पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है। अभी की करंट बात करें हम तो जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स रहती है, इंस्ट्रूमेंटल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, उसके अंदर एज ये पूरा का पूरा जो हमने थियरी पढ़ा वो एज अ डिटेक्टर यूज होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ तक था पूरा अपना जो थियोरेटिकल बेस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे आपका सिलेबस का 1A यूनिट कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।